वेलकम एवरीवन, आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सीटेट का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है कि दिसंबर से जनवरी के बीच लिया जाएगा, तो आप लोग तैयारी करना भी अब सीरियसली मोड में शुरू कर दिए होंगे। तो उसी कड़ी में आपको सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट जो सीरीज चल रहा था मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, उसमें खास करके ऑनलाइन पेपर का वह कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समय कम है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने का ही आप प्रयास कीजिए, तभी आप निश्चित रूप से जो एग्ज़ाम आएगी तो आप उसमें घबराइएगा नहीं। चलिए, तो ये इंग्लिश में देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है, ये आप इंग्लिश में देख सकते हैं इसको, और इसका हम फिर हिंदी आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। आपसे पूछा गया है कि यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित है। प्राथमिक रूप से जो विकास है वह किससे प्रभावित है, यह बात आपसे पूछ रहा है। तो केवल आनुवांशिकता से प्रभावित है, केवल वाला काट दीजिए। आनुवांशिकता और वातावरण से प्रभावित है, क्या यह होगा, या फिर होगा केवल वातावरण से होगा, या ना तो आनुवांशिकता और ना ही वातावरण। आप यह बात भली भांति जानते हैं कि जो विकास होती है वह विकास क्या होता है, वह दोनों से प्रभावित होता है। लेकिन यहाँ जो एग्जाम्पल दिया है इस पर ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन भी आपके दिमाग से निकल जाएगा और उससे गलत आंसर मार लीजिएगा। यह पूछ रहा है कि यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण, मतलब उसको बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, प्रबलीकरण करने के लिए दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। दंड द्वारा यानी सजा के द्वारा प्रवर्तित किया जा सकता है। तो ये क्या आनुवांशिकता की बात है? नहीं हो रहा है। तो यहाँ केवल और केवल क्या हो जाएगा, वातावरण से रिलेटेड होगा। तो केवल वातावरण से यह विचार आधारित है, इससे यह विचार आधारित हो गया कि केवल दंडों द्वारा अगर परिवर्तित किया जा सकता है तो सिर्फ वातावरण की बात हो गई। चलिए आगे बढ़े। आगे आपके सामने क्वेश्चन है 2 नंबर का, देखिए। अ चाइल्ड कैन थ्रू द बॉल बिफोर होल्डिंग ए पेंसिल एंड राइट विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट दिस सिचुएशन इलिस्ट्रेट्स, सिफालोकॉर्डल प्रिंसिपल्स, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल, या यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ पैटर्न, या प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशंस। तो इसको आप लोग हिंदी में भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए हिंदी में भी आपका आ गया कि अगर एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने के पहले गेंद फेंकने की बात कर रहा है कि गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है, यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत को इशारा करता है ना। वह तो यह इससे क्या अभिप्राय होता है कि बच्चा जो है पेंसिल पकड़ने से पहले या लिखने से पहले गेंद फेंक देता है। तो गेंद फेंक देता है तो हम लोग जानते हैं कि पहले जो विकास होती है वह अधोगामी सिद्धांत के अंदर, प्रोक्सिमल डिस्टेंस के अंतर्गत, जो मध्य भाग से विकास बाहर की तरफ होती है। तो पहले मध्य भाग का विकास होता है, हट का विकास होता है, उसके बाद फिर हाथ का विकास होता है, फिर उंगलियों का विकास होता है। तो पहले हाथ का तब उंगलियों का। तो ये सिद्धांत किस में हो जाएगा, अधोगामी सिद्धांत के अंतर्गत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। मोटर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैपेंस, ये पूछा है आपसे, इंग्लिश में देख लीजिए, आप हिंदी में भी देख लीजिए। गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास जो होती है वह खाली जगह होता है। तो ये क्या होता है, ये संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है। आपको जल्दी जल्दी हम आंसर बताते जाते हैं। अगला है आपके लिए क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्राइमरी एजेंसी ऑफ द सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रेन। तो प्राइमरी एजेंसी की जब बात कर रहा है तो प्राइमरी एजेंसी क्या हो जाएगा, प्राथमिक जो सामाजिकरण होती है वह कहाँ शुरू होती है जी, फैमिली से शुरू होती है। तो इसका फैमिली से शुरू हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए इस बात को। तो इसमें प्राइमरी क्या हो जाएगा आपका, तो प्राइमरी जो सामाजिकरण शुरू होता है वह फैमिली से शुरू होता है। इसका आंसर आपको मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए हिंदी में क्या हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। एज पर जीन पियाजे आइडियाज ऑन लैंग्वेज एंड थाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। लैंग्वेज और थाउट के बारे में पियाजे के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है, वो आपसे पूछा है। तो थाउट डिटरमाइन द लैंग्वेज, क्या यह सही है, या लैंग्वेज डिटरमाइन द थाउट, ये क्या यह सही है। लैंग्वेज एंड थाउट आर द इंडिपेंडेंट प्रोसेस, क्या यह सही है। लैंग्वेज एंड थाउट्स आर इनेट प्रोपोजिशंस, तो क्या यह सही है।
तो आप लोग सुने होंगे कि जो पियाजे, जब आप हिंदी का पेडागोजी पढ़ते होंगे तो वहाँ पर पियाजे के बारे में लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में दिया गया है। तो उसमें बताया गया है कि लैंग्वेज एंड थॉट, विचार और जो भाषा है वह क्या है, अलग अलग प्रक्रिया है, दोनों एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया है, इसमें कोई संबंध नहीं है एक दूसरे से, लेकिन वाइगोस्की इसको मानता है कि यह संबंध होता है। चलिए, 2 glasses hold the same amount of the water, yet Anu thinks that the taller glass holds more waters than the wider जो but shorter glass. According to the Jean Piaget, this reasoning of Anu is due to the centration, seriation, conservation and maturation. तो क्या होगा, देखिए, 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास में अधिक पानी, अधिक जल है। यह बात सोचती है अनु। जीन पियाजे के अनु की सोच का आधार क्या है? जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच के आधार क्या है? अनु जो है ना एक ही एस्पेक्ट में सोच रही है, वह सेंट्रलाइज नहीं कर पा रही है, डिसेंट्रलाइज नहीं कर पा, ओनली सेंट्रलाइज कर रही है। तो ये केंद्रिता हो जाएगा इसका सही और सटीक आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तता है ना, रिवर्सिबिलिटी की बात हो रहा है। किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना, उल्टे क्रम में क्या करता है, कर पाना, किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? तो ये तो बहुत आसान है, अगर आप पियाजे के बारे में पढ़े होंगे तो यह पूर्व संज्ञानात्मक चरण की उपलब्धि है कि वह उल्टे क्रम में कर पाना, सॉरी यहाँ कर पाना बोला, नहीं कर पाना बोलता तब पूर्व संक्रियात्मक होता है, यहाँ जब कर पाना बोल रहा है तो क्या हो जाएगा जी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। तो इसका सही और सटीक है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर कोई संरक्षण कर पा रहा है, रिवर्सिबिलिटी को कर पा रहा है तो वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है, तर्क कर रहा है तो ये भी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। चलिए, एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है? तो अपने जो उससे अधिक तेज बच्चा, उच्चतर जो कौशल प्राप्त कर रहा है उसकी सहायता करवाता है, उससे वह दोस्तों से उसको क्या करता है, मार्गदर्शन करवाती है। तो किस सिद्धांत का वह गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है? तो लेवाइस्की का सामाजिक संरचना का सिद्धांत। आपको सही और सटीक आंसर मिल गया होगा। अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चा सीखता है, यह बात कौन बोलता है? लेवाइस्की ही न बोलता है। चलिए, Which of the following is the bias of the Lev-Vygotsky views on the development? है ना, तो बेसिस ऑफ द लेव-वाइगोत्स्की, कौन लेव-वाइगोत्स्की के डेवलपमेंट के विचार पर कौन सा सही होगा, ये आपसे पूछा है। तो आप बताइए कौन सा होगा। लीजिए हिंदी भी देते हैं आपको, या हिंदी यहाँ पर आ गया। लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार किस सिद्धांत पर आधारित है विकास? बच्चों के विकास का किस सिद्धांत किस पर आधारित है? परिपक्वता पर और संस्कृति पर आधारित है? नहीं। भाषा और भौतिक जगत पर? नहीं। भाषा और संस्कृति पर? बिल्कुल सही। भाषा और परिपक्वता पर? नहीं। तो आंसर मिल गया होगा। चलिए आगे देते हैं। जेंडर इज अ खाली जगह कॉन्सेप्ट कैसा है? जेंडर एक कैसा कॉन्सेप्ट है जी? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, मोरल तो नहीं है, बायोलॉजिकल भी नहीं है, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट ये है आपका। तो इसका आंसर सही होगा, सोशल कॉन्सेप्ट है। जेंडर क्या है? एक सामाजिक अवधारणा है, सोच है। जेंडर कुछ होता नहीं है, बस समाज की सोच है भेदभाव करने की लड़का लड़की में, तो वही क्या है, जेंडर है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर सही, सामाजिक। जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। चलिए उसके बाद क्या है देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये लग रहा है। नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर पाती है। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया है उसमें कई सिद्धांत दिया, उनमें से अगर ये पौधा, जानवर, धातुओं और खनिजों की पहचान कर पाता है तो ये प्राकृतिक बुद्धि का क्या है, संकेत है कि उसमें प्राकृतिक बुद्धि ज़्यादा है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है उसके अंतर्गत। चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं। कक्षा में व्यक्तिक भिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो व्यक्ति विभिन्नता को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने, देखिए कड़े फरे नियम हो तो काट दीजिए। प्राथमिक स्तर पर पेपर पेन से आधारित मानक परीक्षण, ये भी काट दीजिए, मानक परीक्षण नहीं होना चाहिए, है ना। सब बच्चा का इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है ना। सभी के लिए समान पाठ्यक्रम अधिगम की गति प्रदान, सभी के लिए समान नहीं कर सकते, ये भी कट गया। विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करना चाहिए, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, यही होगा।
आगे देख लीजिए, आपको 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है। क्या है? चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से वह दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे, उसको डर है। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास के सिद्धांत किस चरण को प्रदर्शित कर रहा है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग आप अगर पढ़े होंगे तो आपको यह पता होगा कि दंड और आज्ञाकारिता की बात, यह आज्ञाकारिता यानी दंड के बचने के लिए वह चोरी नहीं करता। उसको पता है अगर चोरी करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, हमें निष्कासित कर दिया जाएगा। तो दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखी सोच है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार। आगे देखिए, बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जमा करना, जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है ना, सारा प्रदर्शन का रिकॉर्ड करता है। तो विभिन्न पूरे वर्ष के दौरान जिसके अंतर्गत हम उसका कलेक्शन करते हैं विभिन्न इंफॉर्मेशन को, तो वह रिकॉर्ड रखते हैं। तो वह किस में होता है जी? पोर्टफोलियो के अंतर्गत होता है। वह किस में होता है? पोर्टफोलियो। चलिए, आप लोग सही मारे होंगे। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को खाली जगह बनाती है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आप पढ़े होंगे तो इसमें सक्रिय अन्वेषक बनाती है। निष्क्रिय, सक्रिय, अनुयायी, निष्क्रिय तो काट ही दीजिए। चलिए आगे आ जाइए आप। प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण है? इंग्लिश देख लीजिए आप लोग। फ्लुएंसी, इलेबोरेशंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईगोसेंट्रिज्म, एक्सटर्नल मोटिवेशंस, क्रिएटिविटी या फंक्शनल फिक्सनेस। तो ये क्या है जी? क्रिएटिविटी का उदाहरण है ना। फ्लुएंसी, इलेबोरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्रिएटिविटी का सही और सटीक आंसर हो जाएगा। इसका उदाहरण है सृजनात्मकता का उदाहरण है। हिंदी में अगर कहिएगा तो सृजनात्मकता का हो जाएगा। यही आंसर दिया हुआ ऑफिशियल में भी। आप ये मत समझिए कि आंसर अपने मन से बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ऑफिशियल आंसर जो दिया है उससे मैच करके ही आपको बता रहे हैं। वैसे ही सब क्वेश्चन ज़्यादा जान भी नहीं है। शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? तो शारीरिक चुनौती जो अनुभव करते हैं उसके अगर उन बच्चों को हमें समावेशन करना है तो मानकीकृत पाठ्यक्रम बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। आधारभूत अधिगम्यता बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, है ना। आधारभूत अभिगम्यता तो ये भी नहीं। विशेष स्कूलों की प्रावधान ये भी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण भी नहीं होना चाहिए। तो ये 2 नंबर आपका सही और सटीक हो जाएगा। एक बार इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं अगर गलत होगा तो सुधार लेंगे। देख लीजिए, इंक्लूजन्स ऑफ स्टूडेंट्स विथ ऑर्थोपेडिक चैलेंजेस रिक्वायर्ड्स। जो ऑर्थोपेडिक चैलेंजेस जो होते हैं उनके लिए क्या करना है? स्टैंडर्ड करिकुलम। ऐसा तो नहीं है, स्टैंडर्ड करिकुलम नहीं करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी, रिजिड एटीट्यूड ऑफ ऑथोरिटी, रिजिड फिजिड तो करना ही नहीं है। प्लेसमेंट इन द स्पेशल स्कूल, नहीं, आपको समावेशन करके ही चलना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी आप बढ़ाइए। अगर इसके विद्यालय में कोई अगर पैर से विकलांग है स्टूडेंट तो उसके लिए आप क्या सीढ़ी ना बना करके ऊपर चढ़ने वाला प्लेन वाला जो बनता है वो बना दीजिए। और कई तरह के उसके शारीरिक के सुविधा के अकॉर्डिंग आप स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेसिबिलिटी कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं। यही सवाल पूछ रहा है आपसे। चलिए, ये हो गया आधारभूत अभिगम्यता। पठन वैकल्य, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। पठन वैकल्य निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है जी? बताइए किस वर्ग में सम्मिलित करेंगे? तो अधिगम विकारों का बहुक्रम है क्या? ऐसा है। हल्की मानसिक मंदता है क्या? या मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम है क्या? या बाल अवस्था की सामान्य ज्ञापक क्षमताएं हैं? बिल्कुल ये तो नहीं होगा। अधिगम विकारों का एक प्रकार है, हल्की मानसिक मंदता भी नहीं है, मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम है। तो ये मनोसामाजिक विकारों का या अधिगम विकारों का, तो ये क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी है या साइकोलॉजिकल सोशल डिसेबिलिटी है? तो आप बताइए इसको। और इंग्लिश भी दिखाते हैं आपको, देख लीजिए। डिसलेक्सिया क्या होता है? एक प्रकार का बीमारी है जो पढ़ने में, बीमारी तो नहीं कहिए, एक प्रकार का विकार है जो कि पढ़ने की अक्षमता होती है, जिसमें अक्षर जो है ना सही नहीं पहचानता है। बी को डी पढ़ जाता है, डी को बी पढ़ देता है, इस तरह का होता है। स्पेक्ट्रम ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर या मिल्ड मेंटल रिटार्डेशन या स्पेक्ट्रम ऑफ साइको सोशल डिसऑर्डर या कॉमन मोटर डिसेबिलिटी इन चाइल्डहुड। तो यह क्या है? लर्निंग डिसऑर्डर है या फिर स्पेक्ट्रम ऑफ साइको सोशल डिसऑर्डर है? आप बताइए। तो इसका क्या होगा? ये लर्निंग डिसऑर्डर है। चलिए, निम्न में कौन सा समावेशी अध्यापन नहीं है? ये पूछा आपसे, कौन सा समावेशी अध्यापन नहीं है, है ना? ये पूछा है। समावेशी अध्यापन का
सिद्धांत नहीं है, आपसे पूछा है। तो समता क्या है? पृथक्करण और नामकीकरण। जब बात पृथक्करण का होगा तो समावेशन करना होगा, काट दीजिए। विभिन्नता अनुसार तंत्र अनुकूलन, ये बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत विविधताओं को अपनाना, विभिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकूलन और तंत्र बनाना, ये नहीं है। व्यक्तिगत विविधताओं को अपनाना, ये भी है। तो इसमें समता भी नहीं होगा, समता तो एक जैसा होता है। तो आपको क्या लगता है? ये भी कट जाएगा, तो 4 नंबर का ऑप्शन सही और सटीक हो जाएगा। इंग्लिश देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खाली जगह नोट ए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग्स, इक्विटी, सेग्रेशन एंड लेबलिंग। सेग्रेशन एंड लेबलिंग तो हम कर ही नहीं सकते हैं, है ना। सिस्टमेटिक एडेप्टेशन टू डाइवर्सिटी, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यही बिल्कुल सही आंसर है। सिस्टमेटिक एडेप्टेशन टू डाइवर्सिटी भी नहीं होगा, और इक्विटी तो भी तो नहीं होगा। तो ये 4 नंबर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना ही क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग का है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। कुम्हार से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। वह कुम्हार का काम हमेशा मिट्टी का करते रहता है, तो वह किस मिट्टी से कितना बनेगा और उसका उल्टा पुल्टा वह समझ जाता है। संरक्षण। तर्क क्या है? अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, बिल्कुल सही तर्क है ना। तो ये दोनों सही है, और इस सही व्याख्या करता है यार एक ही, तो ये आपको सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होते हैं? अवलोकन द्वारा जब कोई चीज़ को सीखता है, देख कर करके ऑब्जर्वेशन से सीखता है, तो प्रतिमान की क्रियाओं को याद रखना बिल्कुल नहीं। प्रतिमान की क्रिया पर ध्यान केंद्रित करना, ये होगा। अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन करना, ये भी नहीं। प्रतिमान व्यवहार दोहराना और अभ्यास करना भी नहीं होगा। तो आपका आंसर मिल गया होगा। चलिए जल्दी जल्दी इसलिए करना है कि आपको सारा क्वेश्चन दिखाना है। ये देखिए, अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जो गलतियां होती है ना बच्चों के द्वारा, तो त्रुटियां करके भी आपका सिलेबस में आता है, तो वो आप पढ़ेंगे तो जरूर ये बना लीजिएगा। तो त्रुटियों का समझना एक अध्यापक के लिए क्यों जरूरी है? ताकि वह कमजोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सके, बिल्कुल नहीं। वह अधिगमकर्ताओं चिंतन प्रक्रिया को समझ सके, ये तो हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। यह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावक को सूचित कर सकती है, बिल्कुल नहीं। वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणी क्रम, ये भी तो बिल्कुल ही नहीं। तो आंसर आपको मिल गया होगा 2 नंबर, बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट्स दैट लर्निंग शुड बी, कैसा होना चाहिए लर्निंग जी? तो कंटेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। एक्सपीरियंशियल होना चाहिए, बिल्कुल सही। और बिहेवियरिस्टिक भी नहीं होनी चाहिए। तो आपको मिल गया होगा आंसर। चलिए हिंदी भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम खाली जगह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए जी? विषय वस्तु अभिमुखी नहीं होनी चाहिए, पाठ पुस्तक केंद्रित भी नहीं होनी, प्रयोगात्मक होना चाहिए, ये बताया गया है। और व्यवहारात्मक भी होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा प्रयोगात्मक पर जोर दिया है, इसीलिए ये सही और सटीक आंसर है। यही आपका ऑफिशियल की में भी आंसर दिया हुआ है। परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे सांस भरती है। अच्छा, उसके बाद दुश्चिंता से निपटने के लिए वह खाली जगह तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। तो समस्या समाधान तकनीक का कर रही है, भाव नियमन का कर रही है, परिहार्यता का कर रही है, या खंडन का कर रही है? तो ये भाव नियमन का कर रही है। तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। हिंदी देखना चाहते हो तो देख लीजिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल मैनेजमेंट या एवॉइडेंस। तो इमोशनल मैनेजमेंट कर रही है ना। सांस, देखिए एग्जाम में जब आप जाते हैं ना, आप घबराहट महसूस होती है, तो आप लंबी गहरी सांस लीजिए, जोर से सांस लीजिएगा, अपने आप जो है ना इमोशनल मैनेजमेंट आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर आप मोटिवेट हो जाइएगा, सही हो जाइएगा। तो यही है, कर रही है तन्वी को पता होगा। कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। वाह, बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा, रोहिणी एक क्या है जी? तो वो कोविड-19 में तालाबंदी हो गया, कोई बाहर नहीं निकल रहा था, तो ये लड़की सोची कि इधर उधर जाने से अच्छा तो बंदे हैं, तो चलो टीवी वीवी देखने से अच्छा है क्या करे, पुस्तक पढ़े सारे कहानियों का। तो वह अंदर से क्या मोटिवेटेड है। प्रतियोगात्मक अधिगम करता, बिल्कुल नहीं। स्व प्रेरित अधिगम करता, बिल्कुल सही। प्रदर्शन अभिमुखी अभी करता, ऐसा भी नहीं है। बाह्य अभिप्रेरित तो है ही नहीं। तो यह इंटरनल मोटिवेटेड है ना लर्नर। अल्टरनेट द कॉन्सेप्शंस एंड द मिसकॉन्सेप्शंस होल्ड बाय द चिल्ड्रन रिप्रेजेंट। तो आप इसको देख लिए। चलिए अब हिंदी देख लेते हैं इसका।
बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती है? अधिगम और क्षमता को दर्शाती है। बिना संप्रत्यय के बारे में सहज विचार, निराधार दावे या स्थायी संकल्पनात्मक ठहराव। तो जो बच्चा द्वारा जो ग्रहित वैकल्पिक संकल्पना होती है और जो भ्रांतियां होती है वह किसी संप्रत्यय के बारे में क्या दिखाती है? सहज विचार दिखाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं इसको। इनएबिलिटी टू लर्न, ऐसा तो नहीं है, इनएबिलिटी टू लर्न नहीं है, इनएबिलिटी टू लर्न नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा इसका? जी काट दीजिए इसको। इंस्टीट्यूटिव आइडियाज अबाउट पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट, या बेसलेस असर्शंस, या फिर परमानेंट कंसेप्चुअल स्ट्रेटजेशन। ये नहीं है, ये 2 नंबर का सही और सटीक आंसर आपका हो जाएगा। तो इसमें विशेष संप्रत्यय के बारे में सहज विचार दिखाता है। क्या दिखाता है? सहज विचार दिखाता है। तो ये हो गया आपका। चलिए, ये 27 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए आप लोग। निम्न में कौन सी शैक्षणिक योजना एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी है? तो प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए कौन सी प्रभावकारी होगा? जो शैक्षिक योजना है वह कौन होगा? तो संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल, बिल्कुल सही। कॉन्सेप्ट मैपिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। अमूर्त से मूर्त संकल्पना की ओर बढ़ना चाहिए, हाँ ये भी सही है। अमूर्त से मूर्त की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। विविध सामग्रियों का प्रावधान, हाँ विभिन्न तरह की जो सामग्री है, जो TLM है उसका प्रयोग करना चाहिए। कहानियों उपाख्यानों का इस्तेमाल, ये भी सही है। लेकिन अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना चाहिए या मूर्त से अमूर्त संकल्पना की ओर बढ़ना चाहिए? तो ये होना चाहिए मूर्त से अमूर्त संकल्पना की ओर बढ़ना चाहिए। इस पर हम ध्यान नहीं दिए, इसलिए ये कट जाएगा। तो 1, 3, 4 आपका सही है। तो 1, 3, 4 किसमें है? 1, 3, 4, 1, 3, 4, यही आपका 2 नंबर सही और सटीक आंसर आपका दिया हुआ है। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए। एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपियों में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि कैसी विधि है जी? तो अत्यधिक प्रभावकारी है। 5 बार 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 लिखने के लिए कहती है तो अत्यधिक प्रभावकारी तो होगा ही नहीं, है ना। प्रभावकारी नहीं क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। प्रभावकारी नहीं क्योंकि पूर्वाभ्यास अर्थपूर्ण अधिगम की जटिल प्रक्रिया है। आप लोग बताइए, पहले आप लोग बताइए फिर हम आपको बताते हैं सही और सटीक आंसर। तो इसमें आप सबसे पहले काटने वाला ऑप्शन चेंज कीजिए, जो आप काट सकते हैं। तो ये वाला काट सकते हैं। प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है, ये सही लग रहा है हमको। प्रभावकारी नहीं है क्योंकि पूर्वाभ्यास अर्थपूर्ण और अधिगम की एक जटिल प्रक्रिया है, तो ये भी नहीं है जटिल प्रक्रिया, इसलिए यह नहीं प्रभावकारी है। ऐसा नहीं। अत्यधिक प्रभावकारी तो नहीं है क्योंकि पूर्वाभ्यास अर्थपूर्ण अधिगम अत्यधिक सहायता करता है, ऐसा भी नहीं है। बच्चा को एक बार कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं ना, तो फिर वह दोबारा उसको बार बार रिविजन करने की, दोहराने की, लिखने की, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये आंसर मिल गया होगा, यही आंसर भी दिया हुआ है मुझसे। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावकारी है? बताइए। समस्या समाधान करना उसके लिए कौन सी? कलन विधि, अन्वेषण, बिना बोझ के प्रयत्न, त्रुटि दोहराव, प्रक्रियात्मक आबद्धता। आपको थोड़ा हिंदी टफ लग रहा होगा तो इंग्लिश दिखा देते हैं, देख लीजिए। इंग्लिश में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी। तो एल्गोरिथम या ह्यूरिस्टिक या फिर ट्रायल एंड एरर विदाउट कम्प्रीहेंशंस एंड फंक्शनल फिक्स्डनेस। तो क्या होगा बताइए, इसमें क्या लग रहा है आपको? तो इसमें जो होगा वो हो जाएगा आपका एल्गोरिथम, ह्यूरिस्टिक, ट्रायल एंड एरर विदाउट कंप्रिहेंसिव, फंक्शनल फिक्सनेस। तो ये अन्वेषण तो होगा ही, 2 नंबर तो फिक्स है। बिना बोझ के प्रयत्न, त्रुटि दोहराव, बिना बोझ के प्रयत्न और त्रुटि दोहराव, ये भी ठीक है। प्रक्रियात्मक आबद्धता, ये भी ठीक है। और एल्गोरिथम वाला नहीं होगा। तो इसका जो इसमें ऑप्शन दिया है आपका 2, 3, ठीक है। और इसका फिक्स्ड नहीं होगा, आबद्धता नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखिए 4 नंबर नहीं होगा,
1 नंबर नहीं होगा, 2 और 3 होगा, तो 2 और 3 ये मार दीजिए, यही सही है आपका, यही आंसर भी दिया हुआ है। चलिए, तो 30 क्वेश्चन आपको हम करवा चुके हैं। अब जो है ये 30 क्वेश्चन, ये 30वां क्वेश्चन ये हो गया। निम्न में कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है? ये पूछ रहा पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है, इसके बारे में आप बताइए कि कौन सा क्रियाकलाप है बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है। तो रटना नहीं करता है, या विचारावेश नहीं करता है, स्कीमा सक्रियता नहीं करता है, या संकल्पना मानचित्र नहीं करता है। तो संकल्पना मानचित्र करता है, स्कीमा सक्रियता भी करता है, विचारावेश भी करता है, लेकिन रटना जो है ना नहीं करता है, पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है। तो यही आपका सही और सटीक आंसर हो गया। तो 30 क्वेश्चन आपको करा दिया। अब आगे मैथमेटिक्स है, इसलिए आप लोग अच्छे से इस तरह से क्वेश्चन कीजिए, मेरा देखते रहिए, पूरा हम यहाँ पर ऑनलाइन पेपर आपको करा देंगे। चलिए ठीक है, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।